हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे इस न्यू चैनल में। दोस्तों, आप सबके लिए इस चैनल में करंट अफेयर्स की सीरीज़ स्टार्ट की जा रही है। आज से डेली आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस मिलेंगे। 10 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स मैं आपको बताऊँगा। साथ में इनसे रिलेटेड जो स्टैटिक जीके के पॉइंट्स हैं, जहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार, वो भी मैं आपको बताऊँगा। ठीक, तो वीडियोज़ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इंपॉर्टेंट वीडियोज़ खासतौर पे ये सीरीज आपसे मिस ना हो। ठीक है, चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, सदस्यता दायित्वों के उल्लंघन के कारण हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा किस राष्ट्रीय क्रिकेट बोर्ड को निलंबित कर दिया गया है। यानी कि आईसीसी ने एक क्रिकेट बोर्ड को सस्पेंड कर दिया है कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ना निभाने के कारण या उल्लंघन करने के कारण। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है क्रिकेट कनाडा। ठीक है, तो इसको इन्होंने सस्पेंड कर दिया है, ये दिमाग में रखिए। अगर इसके स्टैटिक जी के पॉइंट्स को हम समझें तो आईसीसी का मुख्यालय आपको पता होना चाहिए दुबई में है, यानी कि यूएई में है। ठीक, और आईसीसी की स्थापना जो है 1909 में होती है। मूल रूप से इसका जो एब्रिविएशन फुल फॉर्म है वो इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के रूप में इसको उस टाइम पे जाना जाता था। ठीक है, या रिकॉग्नाइज किया जाता था। आज की डेट में इसका फुल फॉर्म क्या है, आप लोग मुझे कमेंट में बताएं। ठीक है, चलिए, क्रिकेट कनाडा का जो मुख्यालय है वो टोरंटो या ओंटारियो में है, ये भी दिमाग में रखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म मीशो और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई द्वारा शुरू की गई एक संयुक्त पहल प्रोजेक्ट शिखर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे मीशो और बीएसई यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने एक पहल शुरू की है, प्रोजेक्ट जिसका नाम है प्रोजेक्ट शिखर। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है एमएससीज को बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध करना। ठीक है, यानी कि जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज हैं उनको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के एसएमई कैटेगरी में या प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध किया गया है। और सूचीबद्ध करने का जो प्रोजेक्ट है, जो पर्पज़ है, वो ये है कि जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज हैं उनको हेल्प दी जा सके, है ना, टाइम पर उनको एक तरीके से फंडिंग दी जा सके, और भी कई तरीके से है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसके स्ट्रेटेजी के पॉइंट्स को समझें तो बीएसई यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, आपको पता होना चाहिए कि 1875 में इसको स्थापित किया जाता है। यह एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। ये पॉइंट को जरूर दिमाग में रखिए। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है या पूछा जा सकता है। अगर हम इसके एमडी और सीईओ की बात करें तो सुंदरमन राममूर्ति। ठीक, एमएसएमई की जो परिभाषा है, ठीक है, यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, इसको क्या होता है, वैल्यू के टर्म में, इन्वेस्टमेंट के टर्म में, टर्नओवर के टर्म में कैटेगराइज किया जाता है। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे भी बन जाता है, जैसे अगर हम सूक्ष्म की बात करें यानी कि माइक्रो की बात करें तो जिन कंपनीज में निवेश 1 करोड़ से कम रहता है, टर्नओवर 5 करोड़ से कम रहता है, तो उसको हम सूक्ष्म यानी कि माइक्रो में कैटेगराइज करेंगे। लघु यानी कि स्मॉल, अगर उस कंपनी में निवेश 10 करोड़ से कम है, टर्नओवर 50 करोड़ से कम है, तो उसको हम स्मॉल में कैटेगराइज करेंगे। उसी तरीके से मीडियम के लिए निवेश 50 करोड़ से कम होना चाहिए, टर्नओवर 250 करोड़ से कम होना चाहिए, है ना। तो ये वैल्यूज़ को दिमाग में जरूर सेट कर लीजिए, या स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं ताकि एग्जाम में आप इसको याद कर पाएँ, वहाँ पे जाके इसको सही कर पाएँ। चलिए अगला क्वेश्चन। आरबीआई के हालिया आंकड़ों के अनुसार किस राशि या उससे अधिक के खातों की हिस्सेदारी या भारत की सावधि जमा में 1/3 से अधिक हो गई है। देखिए, आरबीआई ने एक डेटा निकाला है कि बैंक में जो टर्म डिपॉजिट होता है, ठीक है, टर्म डिपॉजिट मतलब कि जैसे एफडी हो गया, एफडी का ही दूसरा रूप आरडी हो गया, तो उसमें जो पैसा पूरा जमा है, और चूँकि क्या होता है, वैल्यू को भी कैटेगराइज किया जाता है ना, कि किसी ने 1 लाख, कई लोगों ने 1 लाख जमा किया, कई लोगों ने 1 करोड़ जमा किया, कई लोगों ने 5 करोड़। तो यहाँ पे एक तरीके से करेक्ट आंसर यहाँ पे ये है 5 करोड़। मतलब ये है कि भारत में टोटल जो टर्म डिपॉजिट हैं उनमें से 5 करोड़ का टर्म डिपॉजिट कैटेगरी ऐसी है जो कि टोटल टर्म डिपॉजिट का 1/3 से अधिक है। आप इसको समझ पा रहे होंगे। ठीक है, मतलब कई लोगों ने 5 करोड़ रुपया या उससे अधिक जो है वो एफडी में या आरडी में जमा कर रखा है। ठीक है, तो इसको आप जरूर दिमाग में रखें। ठीक, क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। चलिए अगर इसके स्टैटिक पॉइंट्स को समझें तो स्टैटिक पॉइंट है, आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र, शुरुआत कोलकाता में इसकी स्थापना की जाती है। और सावधि जमा का मैंने आपको बता ही दिया है। बेसिकली क्या होता है, फिक्स डिपॉजिट होता है, रिकरिंग डिपॉजिट होता है, एक फिक्स टाइम के लिए इसको जमा कर लिया जाता है ना, और इसको इस पर ब्याज दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित प्रत्येक वर्ष वैश्विक स्तर पर विश्व साइकिल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। देखिए, विश्व साइकिल दिवस की बात हो रही भैया, साइकिल दिवस भी इम्पोर्टेंट है। आज जिस तरीके से वैश्विक हालात हैं, है ना, पेट्रोल अपने नखरे दिखा रहा है,
यानी पेट्रोल देने वाली कंट्रीज़ टेंशन में है, ठीक है। पूरा वर्ल्ड ही एक तरीके से टेंशन में चल रहा है भैया, है ना। तो साइकिल की अहमियत बढ़ जा रही है। करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा 3 जून, ठीक। इससे रिलेटेड जो जीके पॉइंट है वो ये है, यूएनजीए ने इसको इस डेट को रिकॉग्नाइज़ किया था। यूएनजीए का मतलब होता है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क यानी यूएसए में है, ठीक। पहला विश्व साइकिल दिवस 3 जून 2018 को मनाया गया था, ठीक है। और यूएनजीए का मैं आपको बता दूं, यह संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप डिटेल स्टडी और जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। चलिए, 5वां क्वेश्चन है, एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड, जिसका रूप है एनआईपीएल, ने किस देश में भारत का यूपीआई नेटवर्क लॉन्च करने के लिए एसलीडा बैंक के साथ साझेदारी की है। तो यूपीआई का एक तरीके से विस्तार है इंटरनेशनल लेवल पे, एनआईपीएल कंपनी उसको देखती है, ठीक। तो भारत ने अभी किस देश में इसका विस्तार किया है, और विस्तार किया है एसलीडा बैंक के साथ साझेदारी करके। तो वो देश है कंबोडिया, ठीक है। तो कंबोडिया में भी अब यूपीआई ट्रांजेक्शन्स होंगी भैया, ठीक है। तो ये दिमाग में ज़रूर रख लो। इसके स्टैटिक पॉइंट्स को अगर हम समझें तो क्या है कि कंबोडिया की राजधानी नोम पेन है, ठीक है। कंबोडिया की जो मुद्रा है वो कंबोडियन रियल है, ठीक। तो ये ज़रूर दिमाग में रखें। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सा संस्थान इंटेल इंडिया के सहयोग से इंडिया एआई डेटा लैब स्थापित करने वाला भारत का पहला निजी विश्वविद्यालय बन गया है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, एमटी यूनिवर्सिटी, एलपीयू, बिट्स पिलानी। तो देखिए करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा चंडीगढ़, ठीक है। तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने यहाँ पे एक तरीके से ये लैब स्थापित करने वाला पहला यूनिवर्सिटी बन गई है। अगर हम इसके स्टैटिक पॉइंट्स को समझें तो इंटेल कॉरपोरेशन का जो मुख्यालय है वो सांता क्लारा यानी कि कैलिफोर्निया यूएसए में है, ठीक। और एआई पर जो राष्ट्रीय कार्यक्रम चल रहा है वो इंडिया एआई इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय माइटी के तहत भारत में एआई विकास के लिए एक व्यापक पहल है, ठीक है। एक तरीके से ये मिशन चल रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, इसके बारे में ज़रूर जान लीजिए। इंडिया एआई के बारे में डिटेल से ज़रूर जान लीजिए, कई बार ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है भैया, इस समय एआई सबकी जुबान पे चल रहा है, तो एग्जामिनर के भी दिमाग में आएगा ज़रूर, है ना। गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ के टर्म में इस क्वेश्चन को बना सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आईपीसीआईडीआई द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार एआई प्रदर्शन में भारत की वैश्विक रैंकिंग क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट भैया, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो है चौथी, ठीक है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार एआई प्रदर्शन में भारत की जो रैंकिंग है, वैश्विक रैंकिंग है, वो चौथी है, ठीक। इसके जीके पॉइंट्स को समझें। इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस नई दिल्ली में स्थित एक स्वायत्त आर्थिक नीति थिंक टैंक है, ठीक है। और इसी के तहत यहाँ पे इसको एक तरीके से रिकॉग्निशन मिल रहा है भारत को। भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो आधार, यूपीआई और डिजी लॉकर जैसे स्तंभों द्वारा संचालित होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जरूर इनको दिमाग में रखें। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य के प्राकृतिक खेती कार्यक्रम ने स्वीडन में $1.5 मिलियन का फूड प्लैनेट प्राइज 2026 जीता है? भारतीय राज्य की बात हो रही है, किस डायमेंशन में बात हो रही है? प्राकृतिक खेती कार्यक्रम, ठीक है। तो कहाँ जीता है? स्वीडन में। पुरस्कार राशि क्या है? $1.5 मिलियन का, ठीक है। नाम क्या है? फूड प्लैनेट प्राइज 2026। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है आंध्र प्रदेश। जी हाँ, आंध्र प्रदेश ने ये प्राइज़ जीता है और बहुत इंपॉर्टेंट रिकॉग्निशन है क्योंकि यहाँ पे प्राकृतिक खेती कार्यक्रम के लिए इसको मिला है, ठीक है। अगर इसके हम जीके पॉइंट्स को समझें तो फूड प्लैनेट प्राइज जो है वो स्वीडन में कर्ट बर्गफोर्स फाउंडेशन द्वारा स्थायी खाद्य प्रणालियों में योगदान देने वाली पहलों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। और स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में, आपको पता है स्वीडन की मुद्रा जो है वो स्वीडिश क्रोना होती है, ठीक है। स्वीडिश क्रोना भी एक तरीके से मजबूत करेंसी है इंडिया के कंपैरिजन में, ठीक। कितना है आज की डेट में वो मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूएनजीए में 81वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? एंड्रियास कॉकोरिस, खलीलुर रहमान, डेनिस फ्रांसिस या कसाबा कोरोसी? देखिए संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूएनजीए का क्या होता है, सत्र होता है, हर साल ये सत्र लगता है। तो हर साल क्या होता है, यहाँ पे एक नया अध्यक्ष चुना जाता है। नया क्या मतलब, कुछ जियोग्राफिकल कंट्रीज़ हैं, रीजन्स हैं, उन रीजन्स में आने वाले कंट्रीज़ के अध्यक्षों को या राजदूतों को कई बार इसमें अध्यक्षता दी जाती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है खलीलुर रहमान, ठीक है। इसके स्टैटिक पॉइंट्स को अगर हम समझें तो यूएनजीए आपको पता है कि ये सभी 193 सदस्य देश शामिल हैं इसमें। यूएनजीए का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क शहर यूएसए में है। अध्यक्षता की रोटेशन की अगर हम बात करें तो इसकी अध्यक्षता सालाना 5 भौगोलिक समूहों के बीच घूमती है, अफ्रीकी, एशिया प्रशांत, पूर्वी यूरोपीय, लैटिन अमेरिकी और कैरिबियाई, ठीक है, तथा पश्चिमी यूरोपीय और अन्य देश। यहाँ से जो मैंने आपको बताया
कि अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष या राजदूत, कई बार इनको बना दिया जाता है, ठीक है, ताकि रिकॉग्निशन मिल पाए कंट्रीज़ को। ऐसा नहीं कि भाई 2-4 कंट्री वहाँ पे डोमिनेंट है ना, उन्हीं का वर्चस्व बना है, ऐसा नहीं, ठीक। तो सबको रिकॉग्निशन मिल सके, सबको रेस्पेक्ट मिल सके, सबकी बात एक तरीके से आगे आ पाए, इसलिए यहाँ पे ये रोटेशन रखा जाता है। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भैया सीबीएसई के नए अध्यक्ष यहाँ पे चुन लिए गए हैं। सीबीएसई में क्या क्या बवाल चल रहा है, क्या क्या रायता फैलाया सीबीएसई ने, आप सबको पता है, ठीक है। तो उस रायते के बारे में ज़्यादा नहीं जाते हैं, सीधे समझिए यहाँ पे जो नए अध्यक्ष हैं वो हैं लोखंडे प्रशांत सीताराम, ठीक है। तो ये इनकी पिक है, आप इनको पहचान लीजिए, ठीक है। चलिए अगर इसके स्टैटिक पॉइंट्स को समझें तो सीबीएसई यानी कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है 1962 में अपने वर्तमान स्वरूप में गठित किया जाता है, और यह भारत सरकार द्वारा नियंत्रित सरकारी और निजी स्कूलों के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का शिक्षा बोर्ड है, ठीक है। और कैबिनेट की नियुक्ति समिति होती है जो कि सीबीएसई जैसे संगठन के लिए या बोर्ड के लिए अध्यक्ष नियुक्त करती है, ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री इसकी अध्यक्षता करते हैं और ये भारत सरकार के तहत कई शीर्ष पदों पर नियुक्तियों का फैसला करती है। सीबीएसई का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है, ठीक है। तो भैया ये रहे आपके लिए 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इनके जीके पॉइंट्स भी मैंने आपको बता दिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हर एक पॉइंट को दिमाग में रख लें, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और चैनल में अगर आप नए हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। कमेंट जरूर करें, आपके जो क्वेश्चंस हैं आप किस तरीके से सुधार चाहते हैं वो भी हमें ज़रूर बताएं, ठीक है। तो अब देखिए आप ही लोगों पर डिपेंड है कि आप इस सीरीज़ को कितना सक्सेसफुल बना पा रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे ये सीरीज़ बिल्कुल नई है, चैनल भी नया है, ठीक। तो जितना आप लोग इसको सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, प्रमोट करेंगे, उतना ही मैं आपके लिए बेस्ट कर पाऊँगा, ठीक है। आपके जो भी कमेंट हैं, जो भी आप क्वेश्चन देना चाह रहे हैं, कमेंट में ज़रूर करें, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thank you very much. Have a nice day. Great day. Thank you.